नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि कल के एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहीं से सवाल। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू से नॉलेज पा सके और एग्जाम में आपके हेल्प की वजह से, मेरे हेल्प की वजह से अच्छा मार्क्स ला सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूं, तो इस वीडियो में आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा। वीडियो का जो है लाइक टारगेट ज्यादा नहीं, बस 500 लाइक्स है और आपका 100 कमेंट, ठीक है, इतना कर दीजिए। बस आपका जो है ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में जल्द से जल्द मिल जाएगा, जैसा आप लोग जितना जल्दी ये काम कीजिएगा, ठीक है। बस अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आइए। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन डेविएशन? दोस्तों इसका आंसर में क्या लिखेंगे? वह मूल्य जो किसी भी श्रेणी के मध्य से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के औसत विचलन को दर्शाता है, माध्य विचलन कहलाता है। माध्य विचलन निकालते समय मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस और माइनस चिन्हों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात दोस्तों सभी चिन्हों को हम धनात्मक यानी पॉजिटिव मान लेते हैं। उसी को दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने पहले ही आप लोग को काफी अच्छे से समझाया हुआ है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा माध्य विचलन के बारे में। अभी दोस्तों और एक जो है आपका क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? दोस्तों अपीकरण को मापने के लिए यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हमने कई मेथड्स पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ जो है कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए कोशिश किया गया और प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों के लिए लाया गया। अगर हम विस्तार में बात करें दोस्तों, विस्तार यानी रेंज की बात करें, तो वहां पे दोस्तों हमें आर बराबर रेंज विस्तार बराबर जो देखना पड़ता था, उसमें हम लोएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते थे, ठीक है, यानी सबसे बड़ा मूल्य और छोटा मूल्य लेते थे, ठीक है। तो वहीं अगर बात करें दोस्तों चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डिविएशन का, तो उसमें हम जो है शुरू के 25% मान, ठीक है, और अंत के 25% मान को शामिल नहीं करते थे कैलकुलेशन में, ये इसकी कमी थी। वहीं बात करें दोस्तों माध्य विचलन यानी मीन डिविएशन को, तो उसमें हम चिन्हों यानी साइंस को इग्नोर करते थे, यानी हम नेगेटिव साइन को पॉजिटिव मानते थे। अभी जस्ट हम लोगों ने समझा। तो ये सभी मेथड्स दोस्तों कुछ ना कुछ इसमें क्या थी, कमियां थी। और इन तीनों मेथड्स में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, इन सभी कमियों को दूर करने में काफी हद तक सफल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्सन है। अपीकरण को मापने का प्रमाप विचलन जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस विधि के द्वारा अपीकरण के माप की विभिन्न विधियों की कमियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हम आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों कि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कार्ल पियर्सन द्वारा 1893 में किया गया था। जो ये मेथड देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था, ठीक है। किसी श्रेणी के समांतर माध्य से ज्ञात किए उनके विभिन्न मूल्यों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल क्या कहलाता है? प्रमाप विचलन कहलाता है। यानी दोस्तों सिंपल के लिए आपको बता दें, अगर कोई भी चीज अगर माइनस में रहे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको न्यूमेरिकल बेस्ड में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पॉजिटिव में ही आ जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। समय कम है इसलिए ज्यादा आप लोग के लिए उतना ज्यादा हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो जितना भी हो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, वो सभी को आप लोग को जो है एक बार क्विक रिविजन कर लेना मेरे साथ साथ, और इसको अपने शब्दों में बना के एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के अनुसार भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों न्यूनतम कैलोरी के अनुसार बोला गया। तो स्वतंत्रता के बाद याद रखिएगा दोस्तों, देश में निर्धन व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए अलग अलग तरीका का प्रयास किया गया। उसमें जो है योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रखा गया, 2400 कैलोरी, और नगरीय क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया, ठीक है। यानी दोस्तों देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं, कृषक होते हैं, लेबर होते हैं, यानी श्रमिक होते हैं। उनको उनका जो है स्टेमिना, एनर्जी उनको ज्यादा जरूरत होती है, कैलोरी की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए योजना आयोग ने जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी रखा और आपका शहरी क्षेत्रों यानी नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया, ठीक है। तो कैलोरी के हिसाब से आप ये आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है। निर्धनता रेखा के को जो है खाद्य निर्धनता के दरों में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ये भी लाइन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं,
भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कोई एक कारण लिखिए। ठीक है, तो भारत में नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, तो आपको एक कारण बताने बोला गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको जो है सभी तरह के पॉइंट्स बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो अच्छा लगे आप उसे अपने शब्द में एग्जाम में बना के आए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, स्त्रियों की भागीदारी से देश में आर्थिक विकास होता है, सकल घरेलू उत्पादन बढ़ जाता है। जितना महिलाएं आगे आएंगी, बढ़ चढ़ के अपना जो है देश के लिए काम करेगी, हर जगह में वो जैसा अपना योगदान देगी, उससे ना केवल अपना घर परिवार को वो अच्छा रख पाएंगे, बल्कि इससे हमारा इकोनॉमी जो होगा डेवलप होगा, हमारा घरेलू उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी भी अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ स्त्री शिक्षा जो है, स्त्री अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो दो घर को शिक्षित करती है। एक जहां पे वो शिक्षा ग्रहण की है, इसके बाद वो जब शादी करके दूसरे जगह जाएगी तो जहां भी जाएगी उस परिवार को भी वो शिक्षित करेगी। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा गरीबी पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी क्या है, उपाय है। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी रहेगी तो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और जिससे जो है गरीबी नियंत्रण में काफी बड़ा उनका योगदान होगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहां पे लिख सकते हैं कि अगर स्त्रियां शिक्षित रहेगी, ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा तो और 2-4 लाइन आप बढ़ा के लिख सकते हैं। इसके साथ ही घरेलू हिंसा व सामाजिक अत्याचार का शिकार होने वाली स्त्री यदि शिक्षित होगी तो वह इस तरीके के घटना से जो है अपने आप को बचाव कर सकती है। ठीक है, तो वह इस तरीके की घटनाओं पर अपनी सक्षमता से नियंत्रण पा सकेगी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया, आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समय कम है इसलिए हम लोग क्विक एक बार फटाफट रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, कुटुंबश्री क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आंसर में लिखेंगे कुटुंबश्री का अर्थ होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुटुंब का अर्थ होता है परिवार और श्री का अर्थ होता है क्या, महिला। इन दोनों शब्दों को जोड़कर जो है इस संस्था का नाम रखा गया है। कुटुंबश्री महिलाओं की और उन्मुख एक निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम है, यानी निर्धनता को दूर करने के लिए एक समुदाय क्या है, कार्यक्रम है। ठीक है, जो सरकार ने भारत सरकार तथा नाबार्ड के क्रियात्मक समर्थन के साथ प्रारंभ किया है। इसका लक्ष्य जो है दोस्तों 10 वर्षों में राज्य से निर्धनता को समाप्त करना है। ठीक है, 10 वर्षों के अंतर्गत जहां जहां ये प्रोग्राम चल रहा है वहां से जो है निर्धनता को समाप्त करना है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया, आप देख सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नाबार्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो नाबार्ड के बारे में जो बताया इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा और इसकी स्थापना कब की गई है। ठीक है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, तब मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया है, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में किन क्षेत्रों में सुधार किए गए। ठीक है, तो ये आप सभी पढ़े हैं, इसका आंसर को मॉडल सेट में भी दिया गया कि चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण 1970 के दशक के अंत 1980 के दशक की शुरुआत में कृषि का विकेंद्रीकरण, देश को विदेशी निवेश के लिए खोलना, उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुमति देना शामिल था। ठीक है, अथवा याद रखिएगा, चीन में सुधार के प्रारंभिक चरण में क्या क्या है, कृषि, विदेशी व्यापार, निवेश क्षेत्र में क्या हुआ है, सुधार किया गया है। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, इंग्लिश में भी लिखा गया यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सहसंबंध गुणांक आर। ठीक है, यानी कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कि विभिन्न मानों को 0, -1 तथा +1 की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 0, +1 एंड -1 ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा अगर आर का वैल्यू 0 आता है तो सहसंबंध की क्या माना जाएगा, अनुपस्थिति माना जाएगा। 0 इंडिकेट्स नो लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर प्लस में रहे तो आप मानिएगा पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, अगर प्लस में रहे तो इंडिकेट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर कोरिलेशन +-1 में रहे, ठीक है, तो आपका होगा पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध, यानी इंडिकेट्स अ परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, और इसको आपको एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स वाले मॉडल सेट में क्वेश्चन में पूछा गया और ये एग्जाम में काफी ज्यादा आने के चांसेस है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद के जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके मॉडल सेट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, खाली मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूं और आप लोग जो है उसे एक बार मेरे सेट 1 और सेट 2 को जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आप लोग नोट करते चलिए कि ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करके जाना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है कि माध्य विचलन का एक दोष लिखिए, राइट 1 डिमेरिट ऑफ मीन डिविएशन। दोस्तों माध्य हो, माध्यक हो या बहुलक हो, आप इन सभी के जो है आपका गुण
गुण और दोष मेरिट एंड डिमेरिट एग्जाम में करके जाइएगा, इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ये आपका सेट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है, सेट 1 और 2 में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया लेस्पियर की कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। तो ऑलरेडी जो है मैंने ये सूत्र आप लोगों को बताया हुआ है सेट में, इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो चिरकालिक निर्धन का बारे में क्या बताया था, चिरकालिक निर्धन सामान्यतः निर्धनता रेखा से नीचे होता है। उदाहरण के लिए आपका मजदूर, भूमिहीन मजदूर आदि, ये बताया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। मानव पूंजी इससे अभिप्राय देश के एक निश्चित समय बिंदु पर कुशलता, क्षमता, सुविज्ञता, शिक्षा तथा ज्ञान के स्टॉक के भंडार से है। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया क्वेश्चन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको बताए थे कि एक होता है आपका गैर संस्थागत स्रोत अथवा अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, और दूसरा आपका संस्थागत स्रोत अथवा औपचारिक स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये तो 2-3 बार आपका मॉडल सेट में रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होती है वो एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य क्या बताए थे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड सन 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था क्या कि कम समय में देश का बड़ा पैमाने पर औद्योगिकरण करना। ठीक है, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा और इसका उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि लॉरेंज वक्र अपीकरण को प्रदर्शित करने का एक ग्राफीय विधि है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है डॉक्टर लॉरेंज ने इस प्रकार के वक्र का प्रयोग किया था। व्यवसाय में लाभों के वितरण की तुलना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह वक्र संचयी प्रतिशत वक्र यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज वक्र है। ठीक है, इसको दूसरा नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, आधार वर्ष। ये भी दोस्तों 2 से 3 बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट में, तो काफी ज्यादा चांसेस है आने का ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको तो करके जाइएगा। आधार वर्ष का मतलब क्या था, आधार वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष है जिसके औसत मूल्य को दूसरे वर्ष के औसत मूल्य के आधार मान लिया जाता है। आधार वर्ष के मूल्यों की सहायता से दूसरे वर्ष के मूल्यों की तुलना की जाती है। याद रखिएगा, आधार वर्ष के सहायता से दूसरे वर्ष के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आधार वर्ष को चुनाव करते समय जो है सावधानी बरतनी चाहिए। जिस वर्ष को आधार वर्ष के में मान लिया जाता है वह ऐसा हो जिसमें मूल्यों में अधिक क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होता, ज्यादा जो है आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। या फिर जिस वर्ष को हम ले रहे हैं उसमें अकाल, महामारी या लड़ाई झगड़े जैसे कोई असाधारण घटनाएं भी ना घटी हो, तो जो आर्थिक दशा पर अधिक प्रभाव डालता है उस तरीके की चीजों को हमको शामिल नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी ऑलरेडी मैंने आपको मॉडल सेट में समझाया हुआ है। मैंने बस आप लोग के लिए जो है उसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको छाट दिया है। और ये अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला तो टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, बशर्ते कि आप लोग जो है इस वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम को लिखिए। तो सबसे पहले जो है आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो कार्यक्रम के बारे में बोला है एक ही कार्यक्रम के बारे में, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे कार्यक्रम के बारे में बताया, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो बात करें वो है आपका मनरेगा, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, इसके तहत जो है इसकी योजना की शुरुआत जो है 2 फरवरी जो 2006 में 200 पिछड़े हुए जिलों में आरंभ किया गया था, जिसे 2007-8 के दौरान 330 जिलों में लागू किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था क्या, महिलाओं और पिछड़ी हुई श्रेणी के लोगों को क्या करना, रोजगार प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि मानव पूंजी के निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखिए। ठीक है, तो इस मानव पूंजी के निर्माण का मैंने 5 स्रोत आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो ये 5 स्रोत याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जाए उसका आसान भाषा में आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा। शिक्षा पर व्यय, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रवासन माइग्रेशन, ठीक है, और सूचना पर व्यय। इसमें से एक को आप लोग को डिफाइन करने बोला है, तो शिक्षा पर व्यय का आसानी से आप किसी को भी अपने शब्द में आप डिफाइन करके लिख सकते हैं इस तरह से एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हिंदी में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 1982 में की गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो आपको बताया गया क्वेश्चन में से ये अंतर वाले जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया गया ना दोस्तों, उसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खास करके ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट करें, इसको जरूर करके जाइएगा और इसी तरह से एग्जाम में सजा के लिखिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है मॉडल सेट में जाइएगा, उसमें आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा जिनको कोई दिक्कत होगी, और जिनका याद हो गया अच्छी बात है। ठीक है, नीचे लिखिएगा जिनका जिनका ये सब याद है।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है। तो कृषि विपणन व्यवस्था को कृषि उत्पादों के थोक विक्रेता तथा भंडारियों द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आपका माल की प्राप्ति होता है, उसका एकत्रीकरण करते हैं, उसका विपणन करते हैं यानी खरीदने बेचने की प्रक्रिया करते हैं, प्रक्रियाकरण करते हैं, परिबंधन करते हैं, परिवहन, श्रेणीकरण, माल का वितरण, बहुत कुछ इसमें से जो होता है आपका कृषि विपणन क्रिया में ये सभी शामिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, टाइम कम है आप लोगों के पास, आप लोग को रिवीजन भी करना है, तो इसको चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसानों की साख की अवस्था जो है मैंने आपको बताया हुआ था, एक दीर्घकालीन साख होता है, मध्यकालीन साख, और एक आपका अल्पकालीन साख होता है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करें। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। जितना योजना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है वो सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से, और खास करके अंतर वाले क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन जो है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है, क्या पूछा गया, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया सवाल में से है। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने मॉडल सेट में ऑलरेडी समझाया हुआ है, मॉडल सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग के बाद देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या पूछा गया, तनवा परियोजना क्या है स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स बताया है, सेट 1 सेट 2 और ये आज के इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो वो सारे क्वेश्चंस का आपको करके जाना है और इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों और एक वीडियो आने वाली है, वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो उसको भी आप लोग के डिमांड पर ही मैं उसको लाऊंगा। जिनको चाहिए नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए इसी से। ठीक है, और जिनको ये PDF चाहिए होगा वो लोग के लिए एक टारगेट दिए हैं, और इसमें जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखा है 500 लाइक्स, ज्यादा लाइक की बात नहीं की, बस 500 लाइक करना है और आपको 100 कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियोस में से आपको कैसा लगता है और आप लोग क्या चाहते हैं, और आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल ही ये PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को बस ये लाइक टारगेट और इसको पूरा करना है। ठीक है, और जिनको चाहिए होगा वो लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।